गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 137 का सॉलिड्स 2 पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है सब वही पढ़ेंगे। जैसे ब्रैग्स लॉ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है। डिफेक्ट्स इम्पोर्टेंट है। एन बीसीसी एफसीसी जो क्रिस्टल के टाइप्स होते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, किसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। तो लेट्स कम डायरेक्टली टू ब्रैग्स लॉ। तो उसके पहले थोड़ा सा एक्सरे डिफ्रैक्शन देख लो। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन इज नथिंग। एक्सरे जब आप किसी क्रिस्टल पे देते हो, है ना, फिर क्रिस्टल एक्सरे देते हो तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हम एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू पता करते हैं कि किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैम 137 या फिर 135 पे 137। ओके मैम। ओके, सो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता इसलिए है क्योंकि जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है और जो आपकी क्रिस्टल के इंटर एटॉमिक बीच जो स्पेसेस होता है उसकी जो स्पेसिंग है वो मैच करती है, इसलिए एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आपका पता कर पाता है। ओके, नाउ प्रिंसिपल क्या है डिफ्रैक्शन का? सो डिफ्रैक्शन इंटरफियरेंस के कारण अराइज होता है ना। इंटरफियरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। सो इफ वेव्स ओवरलैप करती हैं, है ना, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो आपका कंस्ट्रक्टिव होता है। और अगर अगर आपका इंटेंसिटी कम हो रही है ना, तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, नाउ इन दोनों वेव्स के स्टार्टिंग पॉइंट से कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से, मान लो ये स्टार्टिंग है या आपका एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ सोर्स है। ठीक है, पाथ डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाथ डिफरेंस, दैट इज, अगर आपने डी बोला है पाथ डिफरेंस, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ डिफरेंस एंड दिस इज नोन एज वो प्रिंसिपल जो आपका डिफ्रैक्शन में होता है। नाउ देयर इज वन टर्म फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आपका थीटा से डिनोट करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर डार्क बैंड मिलता है आपको तो आप कहते हो कि डार्क और सीरीज ऑफ डार्क इन लाइट बैंड्स आपको अगर मिलते हैं स्क्रीन पे तो वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण मिलता है। ठीक है, नाउ आपका हर एक क्रिस्टल का अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। ओके, तो जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है आपका वो अलग होता है। मतलब हर एक पैटर्न का हर एक क्रिस्टल का डिफ्रैक्शन पैटर्न यूनिक है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हर एक जो इंसान होता है उसका फिंगरप्रिंट अलग होता है, इसलिए हम इसको फिंगरप्रिंटिंग रीजन कहते हैं। क्योंकि कभी भी जब डीएनए या आप कुछ भी क्रिमिनल सीन्स होते हैं तो जब आप मैच करते हो तो कभी भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते हैं ना। सिमिलरली हर एक क्रिस्टल का डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग होता है और उस डिफ्रैक्शन पैटर्न से आप क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर। So in 19th century, we said that diffracted X-ray behaved as if they were reflected from the different planes within a crystal. तो जैसे ये एक क्रिस्टल है और आपने यहाँ से एक्स-रे दी, तो ब्रैग ने कहा कि ये एक्स-रे जो होती है अलग अलग प्लेन्स, है ना, से अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। क्रिस्टल के अलग अलग प्लेन से ये रिफ्लेक्ट होती है। सो ही सेड दैट diffracted x-rays behaves as if they were reflected from different planes within the crystal. So इस इनका जो लॉ था वो थ्योरेटिकल बेसिस था जो एक्सरे डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता था। ये इक्वेशन है ब्रैग्स लॉ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेड दैट उन्होंने तीन चीजों के बीच में रिलेशन दिया, एक दिया वेवलेंथ के बीच में, एक दिया आपका डिस्टेंस के बीच में और एक दिया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। सो ये एन लेमडा दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल है, किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, पाथ डिफरेंस जो है आपका दैट इज डी, दैट इज व्हाट, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन लेमडा, है ना। तो आप कि n के वैल्यू से आप ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन पता करते हो। अगर आपकी वैल्यू n की 1 आती है तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, 2 आती है तो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन। ओके,
So this is whole about the Bragg's law. This is the definition. डिफ्रेक्टेड एक्सरेज जो होती है वो आपकी ऐसे बिहेव करती है कि अलग अलग प्लेन्स से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, विद इन द क्रिस्टल. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक में आपको बस ये देखना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं ना, जैसे प्रिमिटिव होता है, फिर बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, तो उसमें कितने एटम्स होते हैं. ओके, सो सिंपल जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसमें मैंने आपको बताया था सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं. तो एक कॉर्नर है ना, 8 कॉर्नर है, जैसे ये क्यूब है आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिर्फ एक क्यूब की बात कर रही है ना. सो अगर 4 यूनिट सेल्स है ना, like this is 4 unit cells in the same layer and 4 unit cells in the upper and the lower. This is the upper and this is the lower. So therefore 1/8 of an atom belongs to a particular unit cell. तो इस अगर एक एटम की बात करोगे कि ये कितना शेयर कर रहा है अपना पूरा पार्ट एक यूनिट सेल में, दैट इज क्रिस्टल में, तो यू विल से 1/8 पार्ट है ना, क्योंकि 8 एटम है, एक एटम कितना करेगा, तो 1/8 करेगा. So primitive cell में 1/8 of an atom belongs to a particular unit cell. इस unit cell में एक आपका जो एटम यहाँ पे होगा, it will be 1/8. Okay. Now coordination number. So coordination number you know that कि कोई भी एटम प्रेजेंट है कितनों से जोड़ा हो सकता है, ठीक है. तो प्रिमिटिव सेल में या इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे है ना, सिंपल क्यूबिक लैटिस है या प्रिमिटिव सेल है, तो इसमें आप देखोगे कि जो एटम है आपका है ना, ये 6 बॉडी सेंटर्ड सेल. तो बॉडी सेंटर्ड सेल क्या है, कॉर्नर्स के साथ साथ एक सेंटर पे भी है, दैट इज एट द बॉडी. ओके, सो यू से व्हाट कि 8 कॉर्नर्स पे तो है ही है, तो एक कॉर्नर पे कितना पार्ट होता है, 1/8 है ना. तो 8 कॉर्नर पे कितना होगा, कितना होगा, 8 कॉर्नर्स पे अगर एक कॉर्नर पे 1/8 है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो व्हाट विल हैपन, 8 into 1/8 दैट इज 1 एटम, ठीक है. नाउ एक बॉडी सेंटर्ड पे है तो एक और एटम. सो बीसीसी में टोटल एटम्स कितने हो गए, देयर आर 2 एटम्स टोटल इन द बीसीसी सेल, ठीक है. नाउ बीसीसी अरेंजमेंट में एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 68% ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. इसका एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड, ठीक है. ये देखो, ये आपका दिया हुआ है बीसीसी, ये सेंट्रल है, बाकी ये चारों और नीचे जो चारों है आपके, इट इज एट द अपर फेस एंड द लोअर फेस. ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बीसीसी में होता है 8 है ना, क्योंकि सेंट्रल एटम इज कनेक्टेड टू व्हाट, 8 नेबरिंग एटम्स, ठीक है. नाउ कमिंग टू एफसीसी. सो एफसीसी में आपके 8 कॉर्नर्स पे तो है ही है, बट 6 फेसेस में भी है एक एक, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 6, क्योंकि 6 फेसेस में एक एक एटम है, ये मैंने आपको कल बताया था. तो कितना शेयर होगा, हाफ पार्ट शेयर होगा, क्योंकि 6 फेसेस पे एक एक है, तो अगर एक फेस की बात करोगे तो हाफ पार्ट ही शेयर होगा ना, क्योंकि हाफ पार्ट तो दूसरे में भी शेयर होगा. तो 6 फेसेस में कितना हो जाएगा, 3 एटम्स. सो टोटल एटम्स विल बी 4 इन द एफसीसी यूनिट. Now there is one term isomorphous. So iso means same. अगर क्रिस्टल का सेम स्ट्रक्चर होता है ना, तो आप उसको बोलते हो आइसोमॉर्फस. ये एक टर्म ऐसी कभी एक नंबर में आ सकता है. Now when you talk about the close packing, so close packing 2 डायमेंशन में होती है, 3 डायमेंशन में होती है ना. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो. We will come directly to defects. Yes, ये जो आपका है पैकिंग एफिशिएंसी, ये थोड़ा सा आपको पूछ सकता है कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, ठीक है. सो वॉइड्स एक टर्म आता है, वॉइड्स मींस होता है स्पेस, ठीक है. अगर कोई क्रिस्टल है तो उस पर अगर खाली गैप है ना, गैप मींस होता है वॉइड. सो वॉइड क्या होते हैं, फ्री स्पेस होते हैं विच आर इन द क्रिस्टल लैटिस. सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, द परसेंटेज है ना, जो एटम्स आपके ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्रिस्टल पे. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स. तो अगर आप प्रिमिटिव सेल में या सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करते हो, इसमें कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, तो दिस इज अ सिंपल क्यूबिक सेल है ना. इसकी अगर आपने क्यूब की लेंथ a मानी, रेडियस r मानी, सो दिस इज लेंथ a r. नाउ आप इस फिगर में देखोगे तो आपका जो a हेड है ना, एज लेंथ सबकी है, दैट विल बी इक्वल टू r 2r. एंड देन दिस 2r का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा. यू नो दैट वॉल्यूम इज क्यूब का a क्यूब होता है. जब कैलकुलेट करोगे उसको पूरा निकाल के है ना, अब
पैकिंग एफिशिएंसी में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्यूब का कितना होता है, फिर एक यूनिट सेल का ये है, और पूरा टोटल वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube है। Then you will be able to calculate the packing efficiency. So it will come about 52.4%. किसमें, सिर्फ सिंपल क्यूबिक लैटिस में या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस में 52.4 आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है। बॉडी सेंटर्ड में देखते हो तो अगेन सेम आप निकालते हो, है ना, सेम फॉर्मूले से आप निकालोगे एक एटम का अपॉन द टोटल वॉल्यूम। सो जब आप निकालते हो तो इसका आता है 68%। फिर एफसीसी में निकालते हो तो एफसीसी में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एचसीपी, एक होता है सीसीपी। सो सीसीपी इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड एचसीपी इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब आप इसमें निकालते हो तो आपका आता है 74%। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है एफसीसी में, है ना, और उसमें भी एचसीपी लैटिस सबसे ज्यादा आपका एफिशिएंट होता है पैकिंग एफिशिएंसी में। नाउ द डेंसिटी जो आपकी क्रिस्टल की है वो डिपेंड करती है मास पे, वॉल्यूम पे एंड द नंबर ऑफ एटम्स पे। नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट डेंसिटी, आप न्यूमेरिकल देखोगे यहाँ पे तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पे बोला है कि एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, बीसीसी इसका स्ट्रक्चर है, टोटल मतलब 2 एटम्स, देन विद अ एज लेंथ इतना, डेंसिटी इसकी इतनी दी हुई है। इंटरनेट में क्यों प्रॉब्लम है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो बीसीसी दिया हुआ है, एज लेंथ दिया है आपकी, और डेंसिटी दिया है। सो डेंसिटी इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। बट आप यहाँ पे यूनिट को ध्यान में रखो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया डेंसिटी, हम मीटर क्यूब में निकालते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब में। और कभी कभी अगर सेंटीमीटर में निकाल रहे हो तो हर चीज सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एज लेंथ पिकोमीटर में दे दी है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, है ना। तो यूनिट्स हर चीज की सेम होनी चाहिए। अब आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी एटम्स, मीन्स व्हाट, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, एन की वैल्यू, हाउ मेनी एटम्स। सो जेड होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एन ए होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। So since density upon equals to mass upon volume, so calculating volume in what, SI unit. तो एज लेंथ आपने ए मीटर मान ली, है ना, मीटर में ले रहे हो, वॉल्यूम आपने मान लिया ए क्यूब, वो भी मीटर्स क्यूब में, ठीक है। नाउ मास ऑफ द यूनिट सेल विल बी नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम, क्योंकि पूरे यूनिट सेल का मास क्या होगा, जितना, कितने जितने नंबर ऑफ एटम्स है उन एटम्स का हर एक का मास। नाउ 1 मोल एटम्स में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, तो मास ऑफ 1 मोल एटम क्या हो जाएगा, इनटू दिस, है ना। तो मास ऑफ 1 एटम विल बी मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस इज व्हाट, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नाउ मास ऑफ यूनिट विल बी, मास ऑफ यूनिट सेल विल बी नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स मींस व्हाट, हमने यहाँ पे जेड से नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट किया है, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो किसका, जेड का, ये मास ऑफ 1 एटम था, तो जेड एटम्स का कितना होगा, इनटू जेड, है ना, जेड इज द नंबर ऑफ एटम्स। नाउ एक यूनिट सेल का कितना होगा, सो जेड अपॉन जेड एम अपॉन एन ए के जी। नाउ डेंसिटी विल बी मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। सो यहाँ पे आप वॉल्यूम लिख दो, दैट इज ए क्यूब। सो आपकी ए क्यूब अगर आपको निकालनी है, दैट इज वॉल्यूम, तो इसको शिफ्ट कर देना। सो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज द डेंसिटी का फॉर्मूला ये। अब अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मतलब जेड निकालना है, ओके, सो नाउ व्हाट यू विल नीड, आपको इसमें क्या क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, डेंसिटी चाहिए। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें डेंसिटी दी है, हमें एज लेंथ दी है, ठीक है, तो हम एज लेंथ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, दैट इज इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितने एटम्स होंगे। ओके, सो वॉल्यूम इज व्हाट, ए क्यूब, तो 288 का क्यूब कर दोगे। नाउ दिस इज इन पिकोमीटर, यू विल कन्वर्ट इन द मीटर। सो 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंटू कर दिया, नाउ यू विल गेट व्हाट, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम आपको मिल गया, ठीक है, वॉल्यूम मिल गया, दैट इज डेंसिटी इक्वल्स टू जेड एन अपॉन ए क्यूब एन टू। इसमें से आपको वॉल्यूम मिल गया, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है, नाउ यू विल सी वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, है ना, वॉल्यूम आपको यहाँ पे निकालना है। अब तो वॉल्यूम जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी। सो मास आपको पता है, डेंसिटी आपको दी हुई है, आपने निकाल लिया क्या, वॉल्यूम ऑफ इतने एलिमेंट्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम एलिमेंट का कितना हो जाएगा, आपको मिला। ये था एक यूनिट सेल का। अब ये किसका है, इतने एलिमेंट्स का। नाउ नंबर ऑफ यूनिट सेल विल बी व्हाट, जेड, है ना। जेड आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इतने एलिमेंट्स इतना है डिवाइडेड बाय व्हाट, 10, एक यूनिट सेल का। तो इतने एलिमेंट्स का डिवाइडेड बाय 1 यूनिट सेल का, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने मिल गए, इतने आ गए आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल। नाउ हर एक यूनिट सेल में आपको मैंने अभी बताया बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं, तो इंटू क्या कर दोगे, 2 का इंटू कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम्स विथ बीसीसी स्ट्रक्चर। सो इट इज वेरी सिंपल, है ना। बस आपको चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या दी हैं, उससे हमें क्या निकालना है। और बीसीसी में 2 एटम्स, एफसीसी में कितने थे, 4 थे, है ना। तो ऐसे आपको जितना भी आएगा उसमें इंटू कर देना। आप देखो जिससे एफसीसी दिया है तो एट द एंड यू विल मल्टीप्लाई विद द 4 और द डिवाइड रिस्पेक्टिवली, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे मोलर मास पूछा है, इसलिए अकॉर्डिंगली जब आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे ना, सेम फॉर्मूला है देखो। अब आपको यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा ना। और डिफेक्ट्स, ठीक है, तो डिफेक्ट्स इज अगेन इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई भी एक इफेक्ट उठा के पूछ लेते हैं। ओके, क्या पूछते हैं कि कौन सा ऐसा इफेक्ट है जिसमें डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, कौन सा ऐसा इफेक्ट है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। ओके, सो डिफेक्ट्स मीन्स ये कि आपको मैंने बताया था क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होता है उसका लॉन्ग ऑर्डर होता है। मीन्स व्हाट, जब आप पूरे क्रिस्टल में दूर 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 तक भी जाओगे तो एटम्स का अरेंजमेंट आपको एक पर्टिकुलर रेगुलर उसमें दिखेगा। बट कभी कभी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने के बाद भी क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट, है ना। तो क्या होता है कि डिफेक्ट्स आने लगते हैं। नाउ एन आइडियल क्रिस्टल is one which has the same unit cell containing the same lattice point throughout the crystal. Lattice point is what, जहाँ पे आपका एटम प्रेजेंट है, जहाँ पे आपका एटम प्रेजेंट है। सो परफेक्ट क्रिस्टल वो होगा जब आप दूर दूर तक जाते जाओ तब भी आपको यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट आपको सेम ही मिले थ्रू आउट द क्रिस्टल। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो अ परफेक्ट क्रिस्टल और एन आइडियल क्रिस्टल, बिकॉज ऑफ विच defect या irregularities come, and now this irregularity is known as nothing but crystal defect. Okay, so there are different types of defects, जैसे point defect है, line defect है, plane defect है, surface defect है। So now starting with what, point defect. So point defects वो होते हैं जिसमें deviation from ideal defects या ideal arrangement आता है ना। line defects वो होते हैं जिसमें irregularity या ideal जो arrangement होता है उसका डेविएशन आता है फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन द एंटायर रो। सो पूरी रो में आपका डिफेक्ट आएगा, तो दैट इज व्हाट, दैट इज लाइन डिफेक्ट, क्योंकि लाइन मींस द कंप्लीट स्ट्रक्चर की जो लाइन है ना, क्रिस्टल की जो लाइन है। पॉइंट डिफेक्ट मींस किसी एक ही पॉइंट पे इसका डिफेक्ट आएगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सरफेस डिफेक्ट्स आते हैं अगर पूरे सरफेस में कुछ गड़बड़ी हो क्रिस्टल की। तो पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला इज पॉइंट डिफेक्ट स्टोइशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड द नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। तो स्टोइशियोमेट्री में मतलब अगर 1 1 इन्वॉल्व है ना, जैसे 1 इतना मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ, मान लो ये दो रिएक्ट ऐसे नहीं करते हैं बट मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर 1 1 है तो ये स्टोइशियोमेट्री अभी सेम है। स्टोइशियोमेट्री अगर गड़बड़ हो जाती है तो स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट आता है। नाउ द पॉइंट defect that do not disturb the stoichiometry of solid are known as stoichiometric defect, and जो आपकी stoichiometry को चेंज कर देते हैं that are known as non stoichiometric defect. Okay, so which are also called as intrinsic or the thermodynamic defect. तो इसमें भी हमें आगे पढ़ना है 2 टाइप्स, that is vacancy and the interstitial. तो point defect में 3 defect, पहला है stoichiometry, impurity, non stoichiometry. Stoichiometry में 2 defect, that is vacancy and the interstitial defects. So coming to the vacancy defect. So vacancy defect में क्या होता है, कोई ना कोई लेटिस साइट,
जैसे ये है, यहाँ पे भी एटम होना चाहिए बट यहाँ एटम नहीं है, सो दिस स्पेस रिमेन्स व्हाट, वैकेंट। इस वैकेंट स्पेस के कारण देयर कम्स व्हाट, डिफेक्ट। ठीक है, इस डिफेक्ट के कारण आपका ये डिफेक्ट कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट, एंड आपकी यहाँ पे अनऑक्यूपाइड पोजीशन रह जाती है। तो दिस इफेक्ट कुड फॉर्म इफ द सब्सटेंस हीटेड। अगर आप सब्सटेंस को हीट कर रहे हो तो कभी कभी ये डिफेक्ट आ जाता है ना, वहां से एटम्स जाके कहीं और चला जाता है उचक के, है ना, इस उचकने के कारण आपका क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। ओके, सो वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ कमिंग टू व्हाट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो इंटरस्टिशियल मींस वैकेंट स्पेसेस बिटवीन द लैटिस पॉइंट। अब देखो, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट था, इसके बीच बीच में ये आ गए, है ना, ये बीच बीच में जो ऑक्यूपाई कर लिया गया स्पेस किसी एटम्स के कारण, इसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी बढ़ जाती है। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स इंक्रीजेस द डेंसिटी, क्योंकि बीच में पार्टिकल्स आते हैं ना। वैकेंसी या वैकेंसी डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी, बिकॉज जो प्रेजेंट था वो भी हट गया। सो डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। रिमेंबर, ये दोनों इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नाउ vacancy and the interstitial defects are shown by non-ionic solids. Ionic solids आपके ये defects नहीं show करते, आपको Schottky and the Frenkel defect show करते हैं। So ये दोनों defects हैं non-ionic के लिए, non-ionic solids के लिए। ये वाले जो defect ये होंगे आपके ionic के लिए, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, ये सारे। ठीक है, नाउ Schottky defect, Schottky साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए इनके नाम पे पड़ा। ये क्यों होता है, इट अराइजेस if some of the ions are missing from their normal lattice sites. Okay, you can say it is a vacancy defect in the solids. Yes, this is the perfect line जिससे आप Schottky defect याद रख सकते हो। है ये वैकेंसी डिफेक्ट, बट वैकेंसी डिफेक्ट जो नॉन आयोनिक में था, ये वैकेंसी डिफेक्ट अगर आयोनिक में है तो इसको हम Schottky डिफेक्ट कहते हैं। सो लैटिस साइट्स व्हिच आर अनऑक्यूपाइड आर नोन एज लैटिस या होल्स। ओके, तो ये देखो Schottky डिफेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। ये यहाँ से एनायन यहाँ पे होना था, ये मिसिंग है, यहाँ पे कैटायन होना था, ये मिसिंग है। ओके, सो दीज आर Schottky डिफेक्ट्स। नाउ फ्रेंकल डिफेक्ट तो साइंटिस्ट फ्रेंकल ने दिया था, रशियन साइंटिस्ट थे, इनके नाम पर ये पड़ा। सो दिस इफेक्ट इज सेड टू अकर कब, व्हेन आयन माइग्रेट्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। इसके कारण क्या होगा, वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाएगा, एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट्स बिटवीन द लैटिस पॉइंट। सो इट इज अगेन द सेम एज द इंटरस्टिशियल इफेक्ट, बट इंटरस्टिशियल नॉन आयोनिक में था, फ्रेंकल आपका आयोनिक में हो गया। सो वैकेंसी डिफेक्ट दैट अराइजेस इन द ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द न्यू लोकेशन। सो यहाँ पे आपकी जो न्यूट्रलिटी है इट इज मेंटेन्ड, बिकॉज जितने नंबर ऑफ कैटायंस हैं और एनायंस है बराबर रहते हैं। ठीक है, ये बस अपनी जगह चेंज कर रहे हैं बट बाहर नहीं जा रहे हैं लैटिस से। सो फ्रेंकल डिफेक्ट आपका किस किस में ऑब्जर्व होता है, AgCl, AgBr, है ना, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ Ag एंड द जिंक आयंस, ये सारे आपको इफेक्ट शो होते हैं। एंड व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो एंड द साइज ऑफ आयन इज मच स्मॉलर देन द साइज। सो ये आपकी फ्रेंकल डिफेक्ट इन सारी चीजों में ऑब्जर्व होता है। सो AgBr एक ऐसा लौता कंपाउंड है, ये आपको आ सकता है कि AgBr दोनों इफेक्ट शो करता है, दैट इज व्हाट Schottky एंड द फ्रेंकल, दोनों इफेक्ट्स आपका AgBr शो करता है। नाउ ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसके, Schottky एंड द फ्रेंकल के। सो फ्रेंकल एंड Schottky दोनों इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, देन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस शोइंग Schottky डिफेक्ट डिक्रीजेस, क्योंकि होल आ जाता है, आपने यहाँ पढ़ा था वैकेंसी इफेक्ट इन आयोनिक, Schottky इफेक्ट। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी, क्योंकि आपके यहाँ पे एटम्स माइग्रेट बस कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड दैट द लैटिस। नाउ होल्स आल्सो डिक्रीज द लैटिस एनर्जी, है ना, होल्स होने के कारण लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, मतलब जल्दी टूट जाएगा अगर आपको क्रिस्टल ब्रेक करना है। नाउ फ्रेंकल डिफेक्ट, similar charges near each other cause to increase the dielectric constant. So remember these 4 points, these are enough for you. Now impurity defect, so अगर आपकी डोपिंग हो जाती है, डोपिंग मीन्स कोई आप बाहर से कोई एटम डाल देते हो, फॉरेन पार्टिकल डालते हो, तो क्या होता है, this effect is known as impurity defect. So when a foreign particle enters the crystal lattice, this defect happens. Okay, now it may place itself in the intensities interstices, है ना, interstitial space पे ये आप अपने आप को प्लेस कर सकता है, या वो रिप्लेस कर सकता है जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग पार्टिकल है। सो अगर आपने NaCl लिया है कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ व्हाट, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, सम ऑफ द साइट्स ऑफ सोडियम आयंस किससे रिप्लेस हो जाती है, स्ट्रोंशियम से,
Now each strontium replaces 2 sodium ions, okay, to maintain electrical neutrality. और एक strontium cation एक सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा एंड द अदर साइड रिमेन्स वैकेंट प्रोड्यूसिंग व्हाट कैटायनिक वैकेंसीज. यस, तो स्ट्रोंशियम आयन क्या करता है, 2 सोडियम आयंस को क्या करता है, रिप्लेस करता है, बट एक को रिप्लेस करता है और एक खाली रह जाती है. इस खाली रह जाने के कारण से स्ट्रोंशियम हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैटायनिक डिफेक्ट भी, इसको कैटायनिक वैकेंसी हम कहते हैं कि सोडियम आयन है ना एक वहां से हट गया, कि स्ट्रोंशियम भी पॉजिटिव था, सोडियम भी पॉजिटिव था. स्ट्रोंशियम सिंस 2 सोडियम आयंस को आपको रिप्लेस करता है, तो एक को रिप्लेस किया बट एक जगह स्पेस खाली है फॉर द सोडियम. सो दिस रिजल्ट्स इन व्हाट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. एंड इसका एग्जांपल है कैडमियम क्लोराइड या AgCl. नाउ द नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, सो जिसमें आपका जो केमिकल फॉर्मूला है वो नहीं रहता आइडियल, जैसे ठीक है कैडमियम क्लोराइड है, तो स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट के कारण इसका फॉर्मूला या स्टोइशियोमेट्री जो है जैसे राइट है ना, ये चेंज हो जाएगी. Cl2 है तो Cl के कुछ मे बी 1 और 2 ऐसा कुछ हो जाएगा. सो ये अगेन कितने टाइप्स के हैं, वन इज मेटल एक्सिस. सो मेटल एक्सिस मींस पॉजिटिव आयंस आर इन एक्सिस व्हिच हैपेंस इन 2 वेज. तो अगर मेटल एक्सिस है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब होंगे, या तो आपका एनायंस जो है वो क्या है, कम है ना, या एक्स्ट्रा कैटाइन है. 2 ही तरीके हैं ना कोई चीज के ज्यादा होने के. अगर आपको पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है तो आप यही बोलोगे ना, कि या तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी ज्यादा है, या तो आप ये बोलोगे कि एनायंस कम है. सो एनायंस कम है, सो एनायंस वैकेंसी होगी. एफ सेंटर्स यहाँ पे आता है, दैट इज the same thing, these electrons move into crystal and get trapped in a anionic vacancy. तो जो क्रिस्टल्स मूव करते हैं ना, आयोनाइजेशन हुआ इनके, इन ये जो आयोनाइजेशन होने के बाद ये जो आयंस हैं ये जहां मूव करते हैं दैट स्पेस में, उसको हम कहते हैं एफ सेंटर. एंड एक्सिस कैटायंस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सब छोड़ो. नाउ मेटल डेफिशिएंसी, तो मेटल डेफिशिएंट कब होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, तो कब होगा, या तो एनायंस आप बढ़ा दोगे है ना, एनायंस बढ़ा दोगे, या पॉजिटिव चार्ज कम कर दोगे. तो 2 ही तरीके हैं इसके भी, है ना. सो यहाँ पे क्या होगा, कैटायनिक वैकेंसी होगी या एक्स्ट्रा एनायन आप बढ़ाओगे. सो दिस इज व्हाट मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. पॉजिटिव चार्ज को कम करना है मींस क्या, या तो एनायंस को बढ़ा दो, सो एक्स्ट्रा एनायंस, या फिर पॉजिटिव चार्ज को कम कर दो, तो कम कर दोगे तो कैटायनिक वैकेंसीज, है ना. दिस इज व्हाट नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. एंड glass into liquid crystals are not much important. yes, okay, so solids 2 हमने कर लिया है, जितना इंपॉर्टेंट था हमने सिर्फ वही पढ़ा है. एंड नाउ फ्रॉम आज रात से ही पेपर स्टार्ट हो जाएंगे सॉल्व होने. ओके 137 की. सो वन मोर क्वेश्चन था एक यहाँ पे सॉलिड सॉल्ट का, दैट वाज वैल्यू एडेड क्वेश्चन. कहाँ गया, यस, व्हाई कॉमन सॉल्ट ऑफन येलो इंस्टेड ऑफ बीइंग प्योर वाइट. क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कहाँ मूव कर जाते हैं, एफ सेंटर में, है ना, क्योंकि सॉल्ट क्या है, सॉल्ट भी क्रिस्टल ही है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ क्या होता है, अब सॉल्ट सिर्फ NaCl ही नहीं होता है, सॉल्ट्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं, बट ये एक टाइप है सॉल्ट का NaCl. ओके, सो दिस हैपेंस क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लेटेस्ट साइड्स ऑफ द एनायंस, इन प्लेस ऑफ एनायंस. तो क्या होता है, these sites acts as F centers and impart color to the common salt by what, excitation of electron. So you know that कि कलर तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ना पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके, और जब वो नीचे आता है तो रिफ्लेक्ट करता है. एंड दिस रिफ्लेक्शन अगर ये विजिबल लाइट में फॉल करता है तो आपका कलर शो होता है. ओके देखो ये दिया हुआ है, विजिबल लाइट में अगर फॉल करेगी उसकी जो वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की है तो आपको कलर दिखने लगता है. तो ये क्या होता है, एफ सेंटर्स में जाके ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एफ सेंटर्स में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इट इम्पार्ट्स कलर टू द कॉमन सॉल्ट बाय एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट. नाउ वन थिंग वाज हियर, इसके एग्जांपल्स देख के जाना.
दैट इज एनाइनिक वैकेंसी इसके कहाँ गया, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के. सो इट इज व्हाट, द डिफेक्ट इन दिस कंपाउंड्स आर नोन एज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. जैसे वेनेडियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, ZnO है, ये सारे एग्जांपल्स हैं. ओके, नाउ so this, I think this is much for you, enough for you. Okay, so we will solve the paper from what, today evening. ठीक है, इसमें से कोई फर्स्ट ईयर का तो नहीं ज्वाइन हो गया है अभी, सारे सेकेंड ईयर वाले ही है ना.